कि उनसे कह दो मेरी यादों का लिहाफ ओढ़ लें, कि उनसे कह दो कि मेरी यादों का लिहाफ ओढ़ लें, सर्दियां आ गई हैं। बस इतना ही, बाद की पंक्ति बाद में लिखेंगे। तो भाई सर्दियां आ गई हैं और बहुत ही ज्यादा सर्दियां आ चुकी हैं, और मतलब क्या ही बताएं। दिल्ली में तो कपाने वाली ठंड है, आपके यहाँ भी ठंड होगी बहुत ज्यादा। तो चलिए कुछ गर्मा गर्म सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, और कुछ मजेदार सवाल हैं, कुछ आसान है, कुछ कठिन है। सारे सवालों को आज हम लोग करेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। और रजाई में वैसे पढ़ाई तो नहीं हो पाती है, लेकिन जब भी नींद लगने लगे थोड़ा सा हाथ पैर बाहर निकाल के देख लिया करिए, तो अपने आप नींद भाग जाएगी। टारगेट रख के पढ़ाई करिए। जीआईसी का भी पेपर 90 दिन बाद होने वाला है। टीजीटी पीजीटी का पेपर भी बहुत होगा तो 100 दिन बाद होगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, यूजीसी नेट है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का भी तैयारी आप साथ साथ कर सकते हैं। तो बीपीएससी टीयर 4 की परीक्षा है, डीटपल्स भी टीजीटी की परीक्षा है। परीक्षाएं कई हैं, तो टारगेट करके अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अब एलटी के बाद आप लोग थोड़ा सा शिथिल पड़ गए हैं, तो अब ऊर्जा लाने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आज का सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं कर्णाभरण याकूब खां, रतन हजारा कुलपति, भाषा भूषण जसवंत सिंह, और रस रहस्य मतीराम। चलिए, तो जितने भी साथी हमें देख पा रहे हैं फटाफट वो लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में आ जाएं, वीडियो को शेयर भी कर दें। क्योंकि आज मैं क्लास पढ़ाने वाला नहीं था। आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब चल रही है। तबीयत खराब कैसे चल रही है, तो रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, झुकने में बैठने में, अब जो भी हुआ हो। तो ज्यादा देर खड़े भी रहते हैं तो दर्द होता है। तो पहले ये था कि क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर लेटे लेटे याद आ गई कि पढ़ा ही देता हूँ, 1 घंटे दर्द ही सह लूंगा। तो 9 बजे वाली क्लास इस वजह से मैंने नहीं पढ़ाई थी आज। चलिए, तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं रचनाकारों में से सही विकल्प छांटना है, पहला सवाल है। तो यहां पर पूछा है कि सही विकल्प कौन सा है। सही विकल्प कौन सा है, तो भाषा भूषण ये आपका जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और कर्णाभरण, कर्णाभरण कवि गोविंद की रचना है। कवि कवि गोविंद की रचना है। रतन हजारा, रतन हजारा किसकी है, तो रस निधि की रचना है। रस निधि की रचना है। कुलपति मिश्र की रस रहस्य रचना है। और यहां पर रस रहस्य की बात की गई है, तो ये कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र की रचना है। ठीक है, नमस्कार सभी को। संगीता जी नमस्कार। नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है। कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है, तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, दूसरा सवाल है, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। अब आप देखिए कि जो ये रचनाकार है, जिन्होंने ये रचना लिखी है, जिन्होंने ये रचना लिखी है, वह हाँ, इन्होंने ये रचना लिखी है, इनकी अद्भुत रचनाएं हैं। इन्होंने लिखा है काव्य निर्णय। इन्होंने लिखा है काव्य काव्य निर्णय, छंदार्णो पिंगल, छंदार्णो
छंदार्णो पिंगल, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश। तो ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विष्णु पुराण भाषा भी इन्होंने लिखा है, विष्णु पुराण भाषा, यह भी इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विष्णु पुराण भाषा। और एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है शतरंज, शतरंज शतिका। तो इन्होंने इसमें बताया है कि शतरंज कैसे खेलना चाहिए, शतरंज कैसे खेलना चाहिए। तो ये जो रचना जिसने लिखी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है भिखारी दास। कौन रचनाकार है, भिखारी दास। तो भिखारी दास की जो रचनाएं हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, नमस्कार, नमस्कार सबको, स्वागत है आप सबका। अगला सवाल है आप सबका, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट ने डुबा रही ताराघट उषा नगरी, उस उद्धरण में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार बताना है। जितने भी साथी आए फटाफट वो पहले लाइक कर दें वीडियो को। चलिए, देखिए शुरुआत में आसान आसान से सवाल हैं और कुछ सवाल इसमें आप सवाल इसमें आपको कठिन भी मिलेंगे, कुछ आसान भी मिलेंगे। चलिए, तो फटाफट जवाब दें। चलिए, स्वागत है सबका, जितने भी साथी आ चुके हैं सबका स्वागत है। रूपक आंसर आ रहा है, रूपक आंसर आ रहा है। हाँ, अब देखिए यहां पर क्या बात की गई है। उपमा, उपमा से संबंधित तीन अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है। एक है उपमेय और एक है उपमान। अगर आप उपमेय और उपमान को, उपमेय और उपमान को अगर हम क्या करें, इनके संबंधों को ध्यान में रखें तो दो तीन अलंकार हमारे इससे बनते हैं। एक अलंकार बनता है कि जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, एक उपमेय से उपमान की तुलना किया जाए, और एक उपमेय से उपमान में कल्पना किया जाए। तो कल्पना की जाती है एक जगह आरोप किया जाता है, एक जगह तुलना की जाती है। यहां पर किसकी बात की गई, तो बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नगरी। तो एक चीज और खास बात है कि इस तरह से हाइफन देके अगर कहीं भी आपको कोई अलंकार मिलता है तो वहां सीधे सीधे आप यही समझिए कि वहां पर कोई ऐसा अलंकार है जिसमें आरोप किया गया है, ठीक है। तो इस चिन्ह से ही आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें साथियों होगा आपका रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। क्लियर है। अगला, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा हुआ था, सखी संप्रदाय का। अब ये किस संप्रदाय से संबंधित है साथियों, तो यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो सखी संप्रदाय जो है वह निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है सखी संप्रदाय, उसकी एक शाखा है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। किसकी उपासना की जाती है, श्री कृष्ण की उपासना की जाती है सर्वोभाव से। सर्वोभाव से श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। श्री कृष्ण को सखी मानकर उनकी सेवा और उपासना करते हैं। तो यहां याद रखना है कि सखी मानते हैं किसको, श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण को सखी मानकर उसकी पूजा आराधना की जाती है। यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, सखी संप्रदाय किससे संबंधित है, तो यह सखी संप्रदाय किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है हित हरिवंश से। इन्हें संबंधित है, एक बार कमेंट करके बताएं। हाँ ठीक है, तो यहां पर हित हरिवंश नहीं होगा, श्रीभट्ट संबंधित है, नहीं, इनमें से कोई नहीं, स्वामी हरिदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी हरिदास। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्वामी हरिदास। हरिदासी संप्रदाय भी इन्होंने एक चलाया है, जिसको हम और एक नाम देते हैं, क्या देते हैं, हरिदासी संप्रदाय। क्या नाम देते हैं, हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय भी इसको हम कहते हैं। अगला सवाल है,
बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? बिहारी को किस श्रेणी, ए होगा गुरुजी, हाँ एकदम सही बात है। बिहारी को किस श्रेणी के कवियों में माना जाता है? देखिए बिहारी की बात करें तो बिहारी पर जैसे बच्चन सिंह को हम देखें, किसको देखें? बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह जो है इन्हें आभिजात्य वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। किसमें रखते हैं? आभिजात्य वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, यानी वो स्वयं इनको क्लासिकल कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल कवि कहते हैं। देखिए बिहारी ने ना तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा है, इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, और ना ही कोई इन्होंने काव्य शास्त्रीय नियम लिखे, यानी काव्य शास्त्रीय नियम भी इन्होंने नहीं लिखा, और ना ही कोई उदाहरण लिखा। तो लक्षण और उदाहरण ग्रंथ न लिखने की वजह से यहां पर बिहारी जो है वह रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आ जाते हैं। वे कवि जिन्होंने न लक्षण ग्रंथ लिखा ना ही उस पर उदाहरण लिखा, वो रीति मुक्त कवि हो जाते हैं। जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन उदाहरण लिख दिया या उस पर नियम को फॉलो करते हुए कुछ लिख दिया, वो रीति सिद्ध कवि हो गए। यानी यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है, कि बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन लक्षण ग्रंथ काव्यशास्त्री नियमों का पालन करते हुए इन्होंने सतसई लिखा। और बिहारी सतसई में कुल 719 पद हैं, 719 पद है, जिसमें 713 दोहे हैं और 6 सोरठा है। अगर यह सवाल भी पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने दोहे हैं और सोरठों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल दोहों की संख्या कितनी है? 713 है। कुल पदों की संख्या 719 है। बिहारी किसके अंतर्गत आते हैं? तो रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। बच्चन सिंह इनको क्लासिकल कवि कहते हैं या अभिजात वर्ग का कवि कहते हैं। अगला सवाल, तुलसी, बिहारी, मतीराम और बृंद, तुलसी, बिहारी, मतीराम और बृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता कौन थे? ये बहुत ही बढ़िया मजेदार प्रश्न है, चलिए बताइए। तो रामनारायण मिश्र शिव कुमार सिंह के साथ मिलकर 1893 में इन्होंने नागरी पचारणी सभा काशी की स्थापना किया था। वही इसके उत्तर होंगे। यानी यहां जो सवाल पूछा गया है कि तुलसी, बिहारी, मतीराम और बृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता कौन है? यानी राम, श्याम और शिव, 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने। एक सवाल यहां और पूछा जाता है, एक सवाल यहां पर और पूछा जाता है, नहीं वियोगी हरि नहीं होगा। एक सवाल यहां और पूछा जाता है कि कौन से कवि ने सतसई लिखा है या किस कवि ने सतसई नहीं लिखा है। तो इस तरह का भी एक सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, देव माने जाते हैं, देव किस तरह के आचार्य माने जाते हैं यह बताना है। अब देखिए देव, अब एक परंपरा चली तुलनात्मक आलोचना की। किसकी परंपरा चली? तुलनात्मक आलोचना की। और तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? तो पद्म सिंह शर्मा, ठीक है। तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत कहां होती है? भारतीय युग में होती है। यहां जो प्रश्न पूछा गया है कि देव किस तरह के आलोचना, तुलनात्मक आलोचना में एक सवाल आया, क्या आया कि देव बड़े या बिहारी, देव और बिहारी, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी और देव, ये 2 रचनाएं इनकी देखने के लिए मिलती हैं। एक में देव बड़े हैं, एक में बिहारी बड़े हैं, ठीक है। अब यहां देखिए देव, अगर किसी रचना में देव पहले आ जाता है, किसी रचना में
देव पहले आ जाता है तो उसके रचनाकार कौन होंगे, और किसी रचना में बिहारी आ जाता है तो उसके रचनाकार कौन होंगे। ठीक है, चलिए बताइए आप सब फटाफट कमेंट करके कि देव और बिहारी, बिहारी और देव, क्या कर दें सर, अद्यतन कवि भी करवा दो। हाँ करवा देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अद्यतन कवि भी एकदम करवा देंगे, उसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन आप सबको करवा देंगे। तो यहां पर देव की जो बात की गई है, देव किस तरह के आचार्य हैं, तो देव जो है यहां पर रसवादी आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने एक छल नामक 34वां संचारी भाव भी बताया है, छल नामक 34वां संचारी भाव भी बताया है। ठीक है, जो संस्कृत में भानुदत्त ने बताया था। तो यह सवाल भी पूछा जा चुका है। तो हाँ, देव को मिश्र बंधुओं ने माना है बड़ा। ठीक है, चलिए, तो यहां देव आएंगे तो पहले मिश्र आएंगे, और अगर पहले यहां बिहारी आएंगे तो यहां पर लाला आएंगे। तो इसी तरह से मैंने आपको याद कराया था, देव पहले आएंगे तो यहां पर मिश्र होगा, बिहारी पहले आएंगे तो लाला आएंगे। तो यहां पर देव माने जाते हैं किस तरह के आचार्य, रसवादी आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने छल नामक 34वां जो संचारी भाव उसकी उद्भावना की थी, और आचार्य और कवि दोनों रूपों में ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये किस रूप में मिलते हैं, तो ये जो है देव हमारे रसवादी आचार्य भी हैं। हाँ, ये किस रूप में आते हैं, तो कवि और आचार्य दोनों रूपों में इनको हम पाते हैं। ठीक है, अब जैसे बिहारी के लिए पूछ लें, तो क्या बिहारी किस प्रकार के आचार्य हैं, तो आप कहेंगे कि बिहारी आचार्य नहीं है, बिहारी केवल कवि हैं। तो जिसने लक्षण ग्रंथ लिखा है उसी को हम आचार्य कह सकते हैं, बाकी हम सभी को आचार्य नहीं कह सकते। तो आचार्य और कवि वाली जो कोटि है इसको आप जरूर समझ लीजिए, आचार्य और कवि वाली जो कोटि है इसको समझ लीजिए। अगर किसी ने लक्षण ग्रंथ लिखा है तो लक्षण ग्रंथ लिखने वाला ही जो है वो आचार्य होगा, और जिसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है उसको हम केवल कवि की ही श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप सबको, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, अगला सवाल, निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है, निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने ट्रिक के द्वारा देखा था, क्या ट्रिक था, कुशूर परम कृष्ण का है, क्या है, कुशूर परम कृष्ण का है। अब ये जो है ये इन कवियों को क्रम में भी हमने रखा है, यानी कुंभन दास इसमें सबसे बड़े कवि हो जाते हैं, कुंभन दास सबसे बड़े कवि हो जाते हैं, फिर सूरदास आ जाते हैं, सूरदास आ जाते हैं, फिर परमानंद दास आ जाते हैं, परमानंद दास आ जाते हैं, परमानंद दास आ जाते हैं, और फिर साथियों इसमें कौन आ जाते हैं, कृष्णदास आ जाते हैं। तो कुसूर परम कृष्ण का है, ये सब किसके शिष्य हैं, तो ये सब साथियों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, किसके शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, तो कुसूर परम कृष्ण का है, वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए। अब इसके बाद जितने शिष्य बनते हैं कि नंद की छत पर गाय चराने गए, तो वो जो ट्रिक आता है तो उसमें जितने लोग आते हैं वो सब किसके आते हैं, तो वो सब विट्ठलनाथ के शिष्य होते हैं। तो यहां जो नंद हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये विट्ठलनाथ के शिष्य के अंतर्गत आते हैं। एक चीज यहां और अच्छे समझना है कि जो वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस का एकाधिकार किसके पास था, सूरदास के पास था। लेकिन सूरदास के बाद अगर वात्सल्य रस का कोई अधिकारी है, दूसरे स्थान पे हम किसी को रख सकते हैं, तो कौन है, तो वह है परमानंद दास। हम दूसरे स्थान पे किसको रखते हैं, परमानंद दास को हम रखते हैं जहां पर भी बात आती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है, अनुराग बांसुरी। देखिए जो ये रचनाएं हैं इनकी डेट सहित भी पूछा जा सकता है। तो अनुराग बांसुरी जो रचना है 1764 नूर मोहम्मद की है, 1764 नूर मोहम्मद की रचना है, नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी। इसके अलावा जो एक रचना और है 1379 जिसकी डेट याद रखना है, चंदायन, चंदायन जो रचना है मुल्ला दाऊद की रचना है।
और इसे पहली जो रचना माना जाता है, पहली सूफी रचना माना जाता है। और इसकी भाषा के विषय में भी सवाल पूछा जाता है, तो यह किस भाषा में लिखी गई थी साथियों? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। कासिम शाह की हंस जवाहर जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण रचना है। और एक रचना और यहां पूछी जाती है, पंचाध्यायी, शेख रहीम पंचाध्यायी। तो देखिए, रास पंचाध्यायी और जो है पंचाध्यायी, ये दोनों रचनाएं अलग हैं। और तो इस तरीके शेख रहीम की पंचाध्यायी। अब यहां यह भी कंफ्यूज मत रहिएगा कि रहीम और शेख रहीम ये दोनों अलग हैं। जो रहीम है वो हमारे भक्ति काल के हैं और शेख रहीम जो है वो रीतिकाल के हैं। ठीक है। शेख रहीम किसके हैं? वो रीतिकाल के हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? यहां सवाल पूछा गया है, गुरु की महत्ता, बाह्याडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। चलिए बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। देखिए, जो प्रवृत्तियां और विशेषताएं हैं इससे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? गुरु की महत्ता। अब देखिए, अगर हम संत काव्य की बात करें तो उनके यहां गुरुओं का बहुत महत्व है। आपने एक दोहा ही पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस तरीके से तो गुरु की महत्ता तो उनके यहां है। बाह्य आडंबरों का खंडन भी है कि दिन को रोजा रात को घनत है गाय, कैसे बंदी खुदाए खुशी खुदाए ना। तो इस तरीके से सभी धर्मों पर भी यहां पर बाह्य आडंबर जो है उसका भी खंडन किया जाता है। फिर रहा रहस्यवादी भावना। ठीक है, रहस्यवादी भावना। अब आप देखिए, रहस्यवाद ही है कि जल भीतर कुंभ, कुंभ भीतर जल। तो यहां पर रहस्यवाद भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब जो संत काव्य है वहां पर किस तरह का रहस्यवाद देखने के लिए मिलता है? तो एक तो उनके यहां भावात्मक रहस्यवाद देखने के लिए मिलता है, भावात्मक रहस्यवाद। तो जो भावात्मक रहस्यवाद है वह उनके यहां कहां से मिलता है? तो भावात्मक रहस्यवाद जो साथियों उनके यहां देखने के लिए मिलता है वह सूफियों के प्रभाव से देखने के लिए मिलता है। क्योंकि सूफियों के यहां किस प्रकार का रहस्यवाद था? भावात्मक रहस्यवाद था। ठीक है, जहां प्रेम की बात की जाती है वहां पर भावात्मक रहस्यवाद है। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उनके यहां किस प्रकार का रहस्यवाद पाया जाता है। दूसरा रहस्यवाद उनके यहां जो पाया जाता है वो साधनात्मक रहस्यवाद पाया जाता है। कौन सा रहस्यवाद पाया जाता है? साधनात्मक रहस्यवाद। और साधनात्मक रहस्यवाद क्या है साथियों? तो साधनात्मक रहस्यवाद में हम देखते हैं कि जो सिद्ध और नाथों की परंपरा थी, जो सिद्धों और नाथों की परंपरा थी, उनके यहां सिद्धों और नाथों की जो परंपरा थी उनके यहां हमें साधनात्मक रहस्यवाद देखने के लिए मिलता है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा कि कबीर के यहां साधनात्मक रहस्यवाद सिद्धों और नाथों से मिला, भावात्मक रहस्यवाद सूफियों से मिला। यानी नाथों में तीनों चीजें मिलती हैं, बस हमें वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं मिलता है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन जो है वह भक्तिकाल में मिलता है, लेकिन यह कृष्ण काव्य में मिलता है और राम काव्य में मिलता है। यानी सगुण भक्ति में वर्ण व्यवस्था का समर्थन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यार इतने कम लाइक क्यों भाई? ठंड आप क्या नहीं पड़ रही है? लगता है ज्यादा ठंड पड़ रही है। क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ती है तो उंगलियां इतनी ठंडी रहती है कि कौन लाइक तक अपनी उंगली को पहुंचाए, ये समस्या होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्वस्थ रहिए, लाइक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? चलिए फटाफट बताइए। सवाल पूछा गया है कि सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। हाँ, एकदम सही बात है। तो सूफी कवियों के यहां अमर प्रेम की उपासना और गायन है। देखिए, जो कवि हैं वहां के कैसे हैं? सूफी कवियों के यहां एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलती है वो है प्रेम। और उनके यहां प्रेम लगभग एक फॉर्मेट पे देखने के लिए मिलता है। जैसे आप कभी भी कोई तमिल की फिल्म देखिए, टॉलीवुड की फिल्म देखिए, दक्षिण भारत की फिल्म देखिए, साउथ इंडियन फिल्म देखिए, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो लड़की से प्यार है मतलब बहुत ही सरल आधार पे होगा। कैसे होगा? मान लीजिए उसको गुंडे दौड़ा रहे हैं और हीरो आएगा और उसको
गुंडों को मारेगा और उसको बचा लेगा, लड़की को प्रेम हो जाएगा। कॉलेज में पढ़ रही है, जा रही है, उसकी किताबें वो टकराएगा और किताबें गिर जाएगी, लड़की उस किताब को उठाने के लिए बढ़ेगी, वो उस किताब को उठा के दे देगा, प्यार हो जाएगा। ठीक है, यही दो तीन चीजें हैं, मतलब एकदम से या तो उसको गुंडे उठा के ले जाएंगे, उसका रेप करने वाले होंगे, जाके हीरो बचा लेगा, इसी तरह से बचाया जाता है। इसी तरीके से सूफी काव्य में जो काव्यांग बनाए गए, जो प्रेम का आधार बताया गया, वो कौन सा था? मुख्य आधार क्या था? स्वप्न दर्शन। क्या था? स्वप्न दर्शन। तो एक तो ये था कि राजा रात में सो रहा है और उसको एक बढ़िया सुंदर युवती दिखी और उसने बताया कि ऐसी ऐसी जगहों पर है, तो उससे प्रेम हो जाता है। कहां प्रेम होता है? स्वप्न में हो जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष दर्शन, तो प्रत्यक्ष दर्शन से बहुत कम प्रेम हुआ है। एक प्रेम होता है गुण कथन से। ठीक है, किसी ने आके बता दिया कि रानी ऐसे ऐसी है, बहुत सुंदर है, जैसे पद्मावत की कथा देखिए, तो पद्मावत में किस प्रकार का प्रेम देखने के लिए मिलता है? तो पद्मावत में गुण कथन के द्वारा मिलता है कि सुआ आके बताता है कि भाई ऐसी ऐसी है, और बस राजा एकदम से लगता है कि यही सब कुछ है और अपनी पत्नी को छोड़ छाड़ के निकल देते हैं प्रेमिका की खोज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सही हो गया, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। बहुत बढ़िया सवाल है, ये सभी कवि सभी राजाओं के दरबारी थे। चलिए बताइए, तो इस कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। तो सभी कवि जो है वो राजाओं के दरबारी कवि नहीं थे। सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि नहीं थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया है। एकदम सही बात है, सभी ने मसनवी शैली को अपनाया है। मसनवी शैली क्या है? मसनवी शैली है कि जिसमें शाहे वक्त की प्रशंसा की जाती है। शाहे वक्त यानी जो राजा उस दौर में था, और उसके बाद अपने जो पैगंबर हैं उनकी प्रशंसा की जाती है, और फिर जो है अल्लाह की प्रशंसा की जाती है। तो ये जिसका जो क्रम है उसी क्रम में ही रचनाओं को रखा जाता है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। हाँ, इन्होंने प्रबंध काव्यों की ही रचना की है। ठीक है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के संबंध में यह कथन कहा है? चलिए, इनकी एक रचना है जो बहुत चर्चित रचना है, नवरस तरंग। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, चर्चित रचना है। रचना का नाम है नवरस तरंग। चलिए अब नवरस तरंग की बात करते हैं। नवरस तरंग जो रचना है ये किसकी है? बेनी प्रवीण की है। रीतिकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवि है, और इन्होंने नायक नायिका भेद किया है नवरस तरंग में। किसमें? नायक नायिका भेद किया है। किसमें? नवरस तरंग में। तो कौन हो जाएंगे? बेनी प्रवीण। इनकी से विशुद्ध, सरस और सत्यशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? बताओ साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? बताइए। तो एकदम सही उत्तर है, ये मुक्त परंपरा के कवि हैं। मुक्त परंपरा के कवि हैं, और इनके यहां प्रेम को ही महत्व दिया गया है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद आपके सही उत्तर हो जाएंगे। साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है।
साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है। ठीक है, यह शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है? घनानंद के विषय में यह कथन कहा है। मौन मधि पुकार भी शुक्ल जी ने इनके लिए शब्द प्रयोग किया है। मौन मधि पुकार, यानी शुक्ल जी ने मौन मधि पुकार भी इन्हीं के लिए प्रयोग किया है। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार का नाम क्या है? ब्रजरस के रचनाकार का नाम क्या है? ब्रजरस इसकी रचना है। उनकी एक कृति और मिलती है भावुक नाम से। किस नाम से मिलती है? भावुक नाम से। तो ये इसके रचनाकार कौन है? राय कृष्ण दास है। रचनाकार कौन हो जाएंगे इसके? राय कृष्ण दास हो जाएंगे। भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, प्रेम शतक, वीर सतसई, प्रेम शतक, वीर सतसई, ये सारी रचना किसकी है? वियोगी हरि की है। भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, प्रेम शतक और वीर सतसई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य कमल एक रचना है बेढ़ब बनारसी की। ठीक है, क्या नाम है? काव्य कमल। काव्य कमल जो रचना है वो किसकी है? बेढ़ब बनारसी की है। और उलझन, क्षमा, प्रेम परीक्षा, उलझन, क्षमा, प्रेम परीक्षा, ये किसकी रचनाएं हैं? ये सारी रचनाएं हैं श्री नाथ सिंह की रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहां प्रश्नानुसार राइट आंसर कौन हो जाएंगे? राय कृष्ण दास। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन हुए? शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन हुए हैं? चलिए, तो यहां साथियों जो शिष्य परंपरा है उससे भी संबंधित सवाल आपको याद रखने चाहिए। उससे भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं शिष्य परंपरा। सैयद मुहिउद्दीन या शेख बुरहान? शेख बुरहान और शेख बुरहान जो किसके शिष्य हैं, मतलब किसके गुरु हैं? ये कुतुबन के हैं। मुहिउद्दीन ये किसके हैं? जायसी के हैं। शेख मोहम्मद गौश, मोहम्मद गौश मंझन के शिष्य हैं। हाजी बाबा, हाजी बाबा ये उस्मान, उस्मान के गुरु हाजी बाबा, शेख मोहिउद्दीन जायसी, शेख बुरहान कुतुबन, मोहम्मद गौस मंझन। अब देखिए, गैस अगर है तो जो दवाएं दी जाती हैं वो कब दी जाती है खाने के लिए? कि भैया अगर आपको गैस है तो आपको दवा कब खानी है? मंजन करके, खाली पेट खानी है। गौस, गौस मंझन, तो गौस से मंझन को जोड़ के याद रखिएगा तो याद रहेगा
मोहम्मद गौस मंझन, शेख बुरहान कुतुबन, ठीक है, शेख मोहिउद्दीन जायसी, हाजी बाबा उस्मान। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल किससे मानते हैं? किससे मानते हैं? देखिए, अगर हम समय के आधार पर देखें तो कृपाराम से हम रीतिकाल की शुरुआत मान सकते हैं। किससे? कृपाराम से। अगर हम समय के आधार पर देखें तो, अगर हम शुक्ल के आधार पर देखें तो चिंतामणि से वो मानते हैं, क्योंकि चिंतामणि किस तरह के आचार्य हैं? तो ये रसवादी आचार्य हैं। तो रस की अविचल परंपरा चलाने की वजह से, रस की अविचल परंपरा चलाने की वजह से ही वो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। और बाकी बात करें तो आते हैं, वास्तव में जो सबसे पहले आते हैं केशवदास। तो केशवदास जो है वह अलंकारवादी कवि है। अलंकारवादी कवि होने के कारण शुक्ल जी उनको नहीं रखते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यहां मिलान करना है, निम्नलिखित सूफी कवियों की उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करिए। सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करिए। चलिए, उस्मान, उसका चित्र बनाओ, उस्मान चित्रावली। नूर मोहम्मद, अब बांसुरी बजाना एक नूर का काम है। मृग जो है वो कुतुब कुतुब कर खाता है, कुतुबन मृगावती, ठीक है। कासिम शाह, हंस जवाहरी। तो ये इसका मिलान हो जाएगा। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए, सभी लोग पहले कमेंट करके बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 18 का जवाब दीजिए। प्रियंका पांडे, वंदना और अनंत कुमार यादव, रेनू, चलिए सपना सिंह, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? देखिए, अब इनकी एक रचना है जो बहुत चर्चित है। रचना का नाम क्या है? संसद से सड़क तक। रचना का नाम क्या है? संसद से सड़क तक। अब ये जो संसद से सड़क तक रचना है सुदामा पांडे धूमिल की है और इसी से ली गई है। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनकी महत्वपूर्ण संग्रह है जिसमें मोची राम, बहुत ही चर्चित कविता है इनकी, मोची राम, ठीक है। मोची राम, 20 साल, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, ठीक है। लोहे का स्वाद भी इनकी बहुत अच्छी रचना है। लोहे का स्वाद किसकी रचनाएं हैं? सब सुदामा पांडे धूमिल की। रोटी और संसद भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। निम्नलिखित कवियों में एक भारतेंदु युगीन नहीं है। निम्नलिखित कवियों में एक भारतेंदु युगीन नहीं है। चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनको हम किस के अंतर्गत रखते हैं? तो ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। जबकि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, दुर्गा दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास और नलिनी चतुर्वेदी, ये सब भारतेंदु युग के कवि हैं। और यहां पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि। एक सवाल यहां से पूछा ही पूछा जाता है, यानी काल निर्धारण के लिए
भारतेंदु युग से पूछ लेगा या द्विवेदी युग से पूछ लेगा कि भारतेंदु के कवि कौन है, लेखक कौन है, द्विवेदी युग के कवि लेखक कौन है। एक सवाल यहां से बनता है। हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता से ली गई है? चलिए अब देखिए ये पंक्ति कहां से ली गई है, तो ये मुक्त छंद के प्रवर्तक, मुक्त छंद के प्रवर्तक सरोज सॉरी राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बनबेला के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। और इस रचना, इस पंक्ति को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि यार मैं गलत उत्तर दे दूं, आप वास्तव में गलत ही उत्तर दे रहे हैं। हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, आपका मन कर रहा होगा कि मैं इसका जवाब या तो सरोज स्मृति दूं या तो राम की शक्ति पूजा दूं, आपका यही मन कर रहा है। ज्यादातर लोगों का तुक्का भी यही आया है, लेकिन यह दोनों से ली गई पंक्ति नहीं है। यह पंक्ति जो है वो दोनों से नहीं ली गई है। अब बताइए, अब बताइए फटाफट। अब तो भाई दो ऑप्शन मैंने हटा ही दिया है, अब दो ऑप्शन बच रहा है। चलिए अब मैं आपको कविता ही सुनाता हूं। पृथ्वी के उठे उरोज मंज पर्वत निरुपम किशलय बंधे, पिक भ्रमर गुंज भर मुखर प्राण रच रहे संग प्रणय के गान, सुनकर सहसा प्रखर से प्रखरता हुआ तपन यौवन साहत उर्जित भास्वर, पुलकित शत व्याकुल कर भर चूमता रस को बार बार चुंबित दिन कर, क्षोभ से लोभ ममता से उत्कंठ प्रणय के नयन से समता सीधर। अब ये जो पंक्ति ली गई है यह वनबेला से ली गई है। कहां से ली गई है? वन बेला से ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा वन बेला। कंफ्यूजन है अभी भी? हो गया है व्यर्थ जीवन, हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार। चलिए बताइए। नहीं समझ में आया, सबका गलत हो गया। चलिए मैं सुनाता हूं उस पंक्ति का पूरा रूप। उड़ रही है धूल नीचे अदृश्य हो रहा देश, उड़ रही है धूल नीचे अदृश्य हो रहा देश, मैं मंद गमन धर्मात्म व्यक्त पार्श्व दर्शन से खींच नयन, चला रहा नदी तट को करता मन में विचार, हो गया व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार। ये पंक्ति कहां से ली गई है? ये पंक्ति ली गई है वन बेला से। कहां से ली गई है? वन बेला से। इसीलिए ऐसा ऑप्शन ही दिया गया है कि ये गलत हो आप लोगों से। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, बताइए। गीत फरोश, गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है। टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र की है। भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। गिरजे का घंटा, चलिए बताइए।
अब देखें इनकी रचनाएं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, सॉरी, कला और बुरा चांद इत्यादि रचनाएं जिसकी हैं वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी। मैथिली स्वर्णगुप्त कृत यशोधरा की विधा क्या है? यशोधरा की विधा क्या है? यह रचना कब लिखी गई? तो यशोधरा की डेट भी याद रखना, 1933 में इसकी रचना की गई। कब रचना की गई है? 1933 में। यशोधरा का जो मंगलाचरण है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के जो मंगलाचरण उसमें लिखा, राम तुम्हारे इसी धाम में नाम रूप गुणशील लाभ, इस देश में हम जन्मे दो, लो प्रणाम हे नीरज नाम, धन्य हमारा भूमि भार भी, जिससे तुम अवतार धरो, मुक्ति मार्ग मांगे क्या तुमसे, हमें भक्ति दो अमिताभ। इस तरीके की पंक्तियों से यशोधरा की शुरुआत हो रही है। और अब इसकी जो पंक्तियां हैं, इसकी पंक्तियों में गद्य भी मिलेगा आपको और काव्य दोनों देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसको हम चंपू में रखते हैं। जैसे पहला सिद्धार्थ के नाम से है, घूम रहा कैसा चक्र व नवनीत कहां जाता है, रह जाता है चक्र पिसो पड़ो इसमें जब तक, क्या अंतर आया अब तक, सहे अंतो गत्वा कब तक। और फिर वो नीचे लिखते हैं, देखी मैंने आज जरा जो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। इस तरीके से उन्होंने गद्य भी लिखा है और काव्य भी लिखा है। इस रूप में इसे हम चंपू काव्य के अंतर्गत रखते हैं। छायावाद लगता जुकाम हो गया। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का सॉरी उद्गीत है। यह उद्घोष किसका है? यह उद्घोष किसका है? तो यह उद्घोष है महादेवी वर्मा का। मानवता प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य के आध्यात्मिक छाया का भान, मेरे विचार से छायावाद एक सामान्य व्याख्या हो सकती है। तो आध्यात्मिक छाया का भान, आध्यात्मिक छाया का भान अगर आपसे पूछा जाए तो यह नंदुलाल वाजपेयी का हो जाएगा। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। भूति मई अभिव्यक्ति, यह जयशंकर प्रसाद का है। और इन्होंने क्या कहा? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह
छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, उसके पीछे का कथन भी करते हैं कि वरन थोथी नैतिकता रूढ़वादी और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो सामंतवादी और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, वह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा के शीर्षक से किसने लिखी है? चलिए, जितने लोग ये सही जवाब देंगे सबको रसगुल्ला खिलाएंगे। फटाफट जवाब दीजिए। फटाफट कमेंट करिए। सवाल है कि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? यार आप आपस में आप लोग ज्यादा बतियाओगे तो नाक तोड़ देंगे, समझ रहे हो ना? बतियाओ नहीं, फटाफट जवाब दो। हाँ, अभी वोडका पिलाते हैं, पार्टी करते हैं, अभी घबराओ नहीं। जवाब दो फटाफट। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक के नाम से किसने दी है? और जितने लोग ये गलत जवाब दे रहे हैं ना, उनके नाक में पाइप से वोडका डाल देंगे हम, तो पार्टी हो जाएगी। देखो, वाह भाई वाह, क्या बात है। तो राइट आंसर होगा इसका शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। अब जिसने जिसने गलत जवाब दिया है, जाओ बढ़िया एक गिलास ठंडा पानी लो और मुंह पे ऐसे मार लो, यही तुम्हारी सजा है। ठीक है, जिसने जिसने भी गलत किया उसकी सजा यही है कि एक गिलास ठंडे पानी से तुरंत जाके मुंह धो लीजिए। चलिए फटाफट सजा अपनी पूरी करिए। चलिए, तो ये जो है शमशेर बहादुर सिंह है, अगला सवाल, निम्नलिखित में एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रकृति नहीं है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रकृति नहीं है। अब अब ये भी जो सही जवाब दे देगा भाई वो बच जाएगा, नहीं हर एक गलत जवाब पे आप लोग को डुबकी लगानी पड़ेगी। मुंह को डुबोइए पानी में, ठंडे पानी में। जो सवाल गलत हो गिनती करते रहिए और उतने गिलास से मुंह धोना है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रकृति नहीं है। कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। देखिए, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं सरस्वती पत्रिका के साथ, तो वो आदर्श की भी स्थापना करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि गतागत की पहेलियां बुझाने का भी समय अब नहीं रहा और नायिकाओं के नक्सिक वर्णन का भी समय नहीं रहा, और अब बहुत सारे विषय हैं जिसपे हम कविता लिख सकते हैं। चींटी से लेके हाथी पर्यंत कविता लिखने के विषय हो सकते हैं, तो ये तो सही है। इतवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युग की सबसे बड़ी स्थिति है ही है, तो वहां ये इतवृत्तात्मकता देखने के लिए मिलती ही है। राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी है, वो भी एकदम सही है। कल्पना का अतिरेक, तो यहां पर कल्पना देखने के लिए नहीं मिलती है। कल्पना का अतिरेक जो हमें देखने के लिए मिलता है वो छायावाद में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि छायावाद में जब हम कविता पढ़ते हैं तो क्या कहता है कि उस पार देख लूं क्या है, मतलब उस पार भी देखने के लिए कवि सोचता है। तो कल्पना का अतिरेक हमें देखने के लिए मिलता है कहां? छायावाद में। बाकी सब द्विवेदी युग की है। सही युग्म का चयन कीजिए, सही युग्म का चयन करिए। फिलहाल इन दिनों सहचर है समय, सोना माटी, कुंवर नारायण। चलिए, फिलहाल किसकी रचना है? तो ये रचना है अशोक वाजपेयी की। अशोक
वाजपेयी की रचना है फिलहाल। इन दिनों कुंवर नारायण की रचना है। सहचर है समय, रामदरस मिश्र की रचना है। सोना माटी विवेकी राय की रचना है। विवेकी राय की रचना है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 जीआईसी प्रवक्ता, DSSB, टीजीटी हिंदी, बीपीएससी टीयर 4 और यूजीसी नेट, इन सभी के नए बैचेस शुरू हो चुके हैं। आपको व्हाट्सएप करना 9628959237 पर। 10 जनवरी तक आपके लिए ऑफर है। एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का मेंस बैच भी शुरू हो चुका है, उसके लिए भी ऑफर है आपका 10 जनवरी तक। तो सहचर है समय, रामदरस मिश्र का। अगला सवाल है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, किस अवधि सम्राट की रचना है? चलिए चलिए फटाफट दीजिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, किस अवधि सम्राट की कवि रचना है? चलिए फटाफट कमेंट करिएगा। अगर भाई ये गलत हुआ तो फिर से जान लो, ठंडे पानी से स्नान करवा देंगे। विश्वनाथ त्रिपाठी, बंशीधर शुक्ल, रामदरस मिश्र, कुंवर नारायण। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो यहां पर बंशीधर शुक्ल, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंशीधर शुक्ल। चलिए अगला सवाल है, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? प्रयोगवाद का जन्म किस रचना से माना जाता है? चलिए अब आप लोग ये बता दीजिए कि भैया जो प्रयोगवाद शब्द है इसका नामकरण किसने किया था? प्रयोगवाद नाम किसने दिया? प्रयोगवाद नाम किसने दिया? चलिए भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ, शाबाश। जितने भी लोग हैं फटाफट, विद्वान साथियों कौन कौन है? अर्शदीप आ गई है, रेनू, प्रियंका, उत्तमा, सिंधी, वंदना, अटल, फटाफट बताइए। ये तो ठीक है कि प्रयोगवाद का नाम, प्रयोगवाद प्रारंभ किस रचना से माना जाता है, तो वो किससे माना जाता है? तार सप्तक से। यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर यहां प्रथम तार सप्तक लिख दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा। तो प्रथम तार सप्तक जैसी कोई रचना नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रथम तार सप्तक जैसी कोई रचना नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है तार सप्तक से, फिर द्वितीय तार सप्तक, फिर तृतीय तार सप्तक, फिर चतुर्थ तार सप्तक। यानी प्रथम तार सप्तक कुछ नहीं है। प्रथम तार सप्तक के बदले केवल तार सप्तक मिलता है। तो यहां हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ कहां से माना जाता है? तार सप्तक से माना जाता है। ये तो अच्छा है। नंद दुलारे वाजपेयी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे पहले किसने जवाब दिया है? तो रेणु जी ने, रेणु सूर्यवंशी ने जवाब दिया है। बहुत बधाई आपको रेणु जी। तो रेणु सूर्यवंशी ने जवाब दिया है, बधाई हो आपको। चलिए अगला सवाल है, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। द्विवेदी युगीन रचनाओं में एक महाकाव्य नहीं है। जयद्रथ वध 1910 की रचना है और यह क्या है? एक खंड काव्य है। किसके द्वारा लिखा गया रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रियप्रवास 1914 की रचना है। 1914 की रचना है और यह महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य किसका है? तो हरिऔध का है। ठीक है, हरिऔध का है। और ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल
इसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य नहीं मानते हैं, वो इसे नहीं मानते हैं। साकेत 1931 किस तरह की रचना है? महाकाव्य है। और किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। रामचरित चिंतामणि, रामचरित चिंतामणि 1920 में रचना मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? तो रामचरित उपाध्याय के द्वारा, रामचरित उपाध्याय के द्वारा ये रचना मिलती है। साथियों, रचनाओं की जो विधा है इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी सवालों को याद रखेंगे। रामदरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? चलिए देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह भी काफी महत्वपूर्ण है और इसे भी अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए बताइए, रामदरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? चलिए देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साथियों 22 भाषाओं में दिया जाता है। दो भाषाएं कौन सी हैं? एक तो है राजस्थानी भाषा और दूसरी है आपकी अंग्रेजी भाषा। इस प्रकार से साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब यहां पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी आप सबको याद रखना है कि कौन कौन से पुरस्कार हैं, कब मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं। और चलिए अब आप सब बताइए कि साहित्य अकादमी जो सबसे अंतिम मिला है वह किसको मिला है और कहां पर मिला है, यह भी आपको बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी की बात करेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी की बात करेंगे, जिससे पूछेंगे फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। आप में से जो सही जवाब देगा, तो सबसे पहले आप 2023 में बताना है कि किस विधा पर यह पुरस्कार दिया गया है। जो सही जवाब देगा उसको आज रसगुल्ला खिलाएंगे। 2023 में किस विधा पर पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं कहानी, उपन्यास, कविता, आलोचना। चलो भाई, 1 2 3 4, ये जो सही जवाब देंगे उनको रसगुल्ला खिलाएंगे और जो गलत जवाब देंगे उनको ठंडी पानी से नहलाएंगे। अब आपको बताना है कि 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी में वह किस विधा पर दिया गया है। चलो, तो सबसे पहला जवाब जो आया है वो आया है अटल पांडे का। पिज्जा, पिज्जा कितना बज रहा है? हाँ मिल जाएगा, दिल्ली में तो मिल जाएगा। पता नहीं आप क्या ऑर्डर करने में पहुंचे कि ना मिले, लेकिन दिल्ली में अगर दिल्ली का एड्रेस हो तो ऑर्डर कर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। सही जवाब दिया है अटल पांडे जी ने, सही जवाब दिया अटल पांडे जी ने। 2023 का मुझे पहचानो संजीव कुमार का, मुझे पहचानो मैं हूं डॉन, मुझे पहचानो संजीव कुमार का जो उपन्यास है उस पर यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस विधा पर दिया गया? 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस विधा पर दिया गया? ऑप्शन से है नाटक और 5वां
कोई नहीं। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस विधा पर दिया गया है? 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस विधा पर दिया गया है? विधाएं जरूर याद रखें सभी पुरस्कारों की। तो कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक या इनमें से कोई नहीं। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस विधा पर दिया गया है? चलिए चलिए सर, नेक्स्ट स्लाइड। पहले ये जवाब दे दो तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। जो थोड़ा सा भी होशियार होगा, थोड़ा सा जो दिमाग लगाएगा, वो जरूर सही जवाब दे देगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखते हैं आज किसका दिमाग थोड़ा सा चलता है। अगर इस ऑप्शन को ही आप देख लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो आप सही जवाब दे दोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गूगल नहीं करना है, दिमाग लगाना है। चलिए मैं बताता हूं। अरे पगलऊ, मैंने अभी 5 ऑप्शन लिखे, तो मैंने एक ऑप्शन बदला है, तो ऊपर के 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे, पक्का है। अगर वही ऑप्शन होते तो मैं ऑप्शन बदलता क्यों? एक ऑप्शन मैंने बदला, नाटक, और एक इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक विधा तो होगी, पक्की है। इसका मतलब नाटक ही हो सकता है। इसका मतलब नाटक ही हो सकता है। बबीता जी ने बहुत बाद में जवाब दिया है। सही जवाब है नाटक। नाटक है दया प्रकाश सिंह का सम्राट अशोक। क्या है? सम्राट अशोक। दया प्रकाश सिंह का सम्राट अशोक नाटक है। ठीक है, चलिए अगले सवाल। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? बताओ भाई, आसान सा सवाल है ये भी। अब देखिए, हम जैसे युवाओं के लिए काव्य पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज के जो युवा हैं वो इसी तरह से हैं। उनका ज्ञान किसी दूसरी तरफ है और क्रिया किसी दूसरी तरफ है, तो उनकी इच्छा कैसे पूर्ति होगी? अब उनका ज्ञान है कि वो क्या किए हुए हैं, उन्होंने बीटेक किया है, उन्होंने बीटेक किया है। ज्ञान, क्रिया उन कर रहे कहां के लिए? टीचर बनना चाहते हैं। और ऐसे में फिर उनकी इच्छा क्यों पूरी होगी? तो ये बहुत ही सटीक बात की गई है कि ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके विडंबना है जीवन की। तो आप अपनी सफलता से कैसे मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो यहां पर यह रहस्य सर्ग से है। किससे लिया गया है पंक्ति? यह रहस्य सर्ग से ली गई पंक्ति है। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेम घन। शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, कहां से ली गई पंक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह साला बाला कलश, हरिवंश राय बच्चन की रचना मधु कलश से। अगला सवाल, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण देखने के लिए मिलता है? तो कहां मिलता है? कुरुक्षेत्र में। इसका नाम ही ऐसा है कि आपको याद ही रहेगा। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो कि 2 खंडों में विभाजित है। कौन से 2 खंडों में? बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य। अंतश्चैतन्य, यह है लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ, तो ये उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख करिए। तो ये प्रेम और मस्ती यानी कि हालावाद के जनक माने जाते हैं और हालावादी कविता से ये संबंधित है। जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संकलन है? जिंदगी और गुलाब। चलिए
अब देखिए गुलाब के फूल पर उषा काल में बूंदे ऐसे पड़ी रहती हैं, यानी उषा प्रियंबदा से याद रखेंगे। जिंदगी और गुलाब किसकी कहानी संकलन है? उषा प्रियंबदा की। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? मुख्य कथा का आधार क्या है? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, कृषक जीवन। लेकिन आपको यह बताना है कि गोदान की कथा का आधार कृषक जीवन है, लेकिन ये जो कृषक जीवन है उनके किस उपन्यास का अगला भाग माना जाता है, यानी वो कौन सा उपन्यास है जिसमें इसके पहले उन्होंने कृषक जीवन की गाथा को लिखा था और बाद में अपनी बात को पूर्ण करने के लिए उन्होंने गोदान लिखा 1936 में। ये आपको कमेंट करके बताना है और ये आपका आज का अंतिम सवाल है, ठीक है। बाकी हम लोगों की जो मुलाकात होगी कल होगी कुछ और नए और महत्वपूर्ण सवालों के साथ, ठीक है। कल आप लोगों से मिलते हैं। और यूपी टीजीटी पीजीटी का नया बैच संकल्प शुरू हो चुका है 2026 के लिए। जेएससी प्रवक्ता का भी बैच मिल जाएगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और यूजीसी नेट और DSSB उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी टीयर 4 का भी बैच आपको मिल जाएगा। एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का मेंस बैच भी मिल जाएगा। इन सभी बैचेस पर आपको भारी छूट मिल रही है 10 जनवरी तक। व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628959237। आज की क्लास अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा इस सवाल का जो जवाब मैंने आपसे पूछा है। कल आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।